हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पन्ना में। आज के इस लेक्चर में हम आपको क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल सीरीज लेकर के आए हैं, जो कि हमारे चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट होगी। और चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक्स कौन से दो टॉपिक लेना हमें? चार्ज का कॉन्सेप्ट और कूलम्ब्स लॉ। इन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं अब तक या जिनकी आने की पॉसिबिलिटीज है, उन सबको यहां पर आपको कवर कराया जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि आपको पर डे एक न्यूमेरिकल सीरीज पर बेस्ड एक लेक्चर आएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उनको कवर कराया जाएगा। बाकी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। यदि आपको थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डिटेल है, उसकी वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो चार्ज पर बेस्ड देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो चार्ज की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टीज होती है चार्ज की क्या? एडिटिविटी। होने को तो बहुत होती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को हम टारगेट करेंगे। एक होता है क्वांटाइजेशन, और एक तीसरा होता है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन कॉन्सेप्ट जो है, इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिर्फ उनको कवर करेंगे। मैं ज्यादातर चीजें यहां पर लिखूंगा नहीं, तो आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सिर्फ हम पॉइंट टू पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हमें जरूरी है यहां पर लिखना, वो लिखेंगे, जिससे लेक्चर लेंदी ना जाए। और न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिस के लिए हैं, उनकी सीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में, या पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में, किसी भी स्टेट बोर्ड में आपके। देखिए, एडिटिविटी से क्वेश्चन कैसे आता है। एडिटिविटी से क्वेश्चन, अब एक ही बार ऐसा आया क्वेश्चन, क्या उन्होंने कहा कि -5e 8e और +2e, प्लस लगाए ना तो प्लस ही मानना है, और -6e। इन चार्ज को कंबाइन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? कंबाइन कराया जाता है। कंबाइन कराते साथ ही आपको ऑप्शन देगा कि बताइए अब वो चारों चार्ज कैसे दिख सकते हैं। अब वो चार के चार चार्ज कैसे दिख सकते हैं। तो एडिटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप चार्ज को जोड़ सकते हैं, चार्ज को घटा सकते हैं। मतलब जोड़ने का मतलब जोड़ेंगे, लेकिन नेगेटिव चार्ज अपने आप माइनस होगा, तो यहां तो एडिटिविटी भी लगेगा। और दूसरी बात, कंजर्वेशन भी काम आएगा। कंजर्वेशन कैसे काम आएगा? कंजर्वेशन ऐसे काम आएगा कि जो चार्ज पहले रहा होगा वही चार्ज बाद में रहा होगा। ठीक, आप ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में चार चार्ज भरे हुए हैं, और हमने उन चार चार्ज को मिला दिया आपस में ऐसे। मतलब एक्चुअली मिलाते नहीं है, लेकिन हमने मालूम मिला दिया ऐसे। मिलने के बाद मटेरियल थोड़ी ना बदल जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी लग रहा, और जुड़ेंगे वो तो एडिटिविटी। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसका नेट निकालेंगे। 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10e। 10e और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस का 10e, और -6 -5 माइनस का 11e, मतलब चार्ज आना है -e। अब आपके पास जो भी चार ऑप्शन आएंगे, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन के सारे चार्जेस का सम इतना आएगा, -1e के बराबर। वही हमारा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन से सॉल्व करेंगे हम। जैसे आपके पास आ जाए 2e 6e 8e -10e, फिर आ जाए आपके पास 3e -4e 5e -5e, फिर आ जाए 4e 10e 2e -8e, फिर आ जाए आपको, मतलब आ जाए नन ऑफ दी अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो क्या करेंगे हम? हमें चार्ज के पीछे नहीं भागना, ना इसके पीछे भागना कि कैसे आए वो। जो चार्ज हमारा टोटल था वही दे, जो भी हमें टोटल इसके बराबर लाके देगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए, 8 और 2 10, 10 से 10 कैंसिल, 6 ही आ रहा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 4 मतलब 10 4 14, 14 2 16 -8 8e आ रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां देखिए 5e से 5e कैंसिल हो गया, -4e + 3 -e, मतलब यही हमारा आंसर। तो समझ गए? ये PYQ है आपका सीबीएसई में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है,
क्या कैसे किया हमने सारे चार्जेस को जोड़ा। जो भी भैया आप सीधा सीधा ये रखिए, अब आपसे कोई पूछ मतलब आपको कैसे समझना कि कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट फर्स्ट और कॉन्सेप्ट थर्ड दोनों काम आए हैं, मतलब चार्ज जुड़े भी हैं और चार्ज का कंजर्वेशन थ्योरी भी हमने यूज किया है। क्लियर? इससे ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या याद रखना कि चार्ज को जोड़ा जा सकता है, दूसरा चार्ज जो होते हैं स्टार्टिंग में वो चार्ज बाद में उतने ही होते हैं। एक इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन? ये पूछ लिया जाता है कि जब आप सिल्क क्लॉथ को रब्ड करते हैं वूलन, उसमें मतलब सिल्क क्लॉथ को आप रब्ड करेंगे कहीं पर, है ना, तो जैसे सिल्क क्लॉथ हो गया और आप ये आपने पढ़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने बताए हैं, या वूलन क्लॉथ हो गया, इनको आप रब्ड करेंगे, या कॉम्ब हो गई, कॉम्ब को रब्ड करेंगे बालों पर, तो उन्होंने कहा कॉम्ब पर चार्ज आ गए, माना हमने चार्ज आ गए, किसके कारण आए? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बोलेंगे अब बताओ चार्ज आ गए ना, बोले हाँ आ गए, अब बताओ कंजर्वेशन वायलेट हुआ कि नहीं हुआ? मतलब क्या कंजर्वेशन को आपने फॉलो किया? क्या इन चार्ज ने कंजर्वेशन को माना? बोलेंगे हाँ माना भैया। क्यों माना? क्योंकि जब हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पर रब्ड कराते हैं तो इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आए, इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा ठीक उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो बिफोर रबिंग जीरो, आफ्टर रबिंग पॉजिटिव नेगेटिव होकर के जीरो, मतलब चार्ज हमेशा कंजर्वेशन को फॉलो करता है। क्लियर? एक असर्शन रीजन और पूछ लिया जाता है कि चार्ज के से रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दे देंगे, बताइए आप चार्ज से रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है या कौन सी बात पूरी सही है। तो उसमें बोल देता कि चार्ज कभी मास के साथ एसोसिएटेड नहीं रहता है, ऐसे तीन चार्ज फॉलो करता है रिलेटिविटी को, चार्ज क्वांटाइजेशन को ये करता है। उनको पता है चार्ज कितना भी छोटा हो चार्ज के पास मास होता है, एसोसिएटेड विद मास होता है वो। क्लियर? तो ऐसे स्टेटमेंट दे देता है वो। तो इसके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप लेक्चर को देखेंगे जो हमने आपको चार्ज के कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वांटाइजेशन की तरफ। कहां चलते हैं हम? क्वांटाइजेशन से न्यूमेरिकल कैसे आते हैं पेपर में। यहां पर आपको हम बताया ना कि बोर्ड ओरिएंटेड जो भी क्लासेस हैं वही आपके पीवाईक्यू वगैरह कराए जा रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कहां, क्वांटाइजेशन पर बेस्ड। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन में ये होता है कि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है भैया, क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज आने का मतलब क्या होता है भैया? उसके इलेक्ट्रॉन या तो गए हैं या इसके इलेक्ट्रॉन आए हैं। भैया जब इलेक्ट्रॉन गए होंगे या इलेक्ट्रॉन आए होंगे वो ऐसे तो आए नहीं होंगे कि 5005.5 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। मतलब आपको ये आपसे बोले 100.8 इलेक्ट्रॉन आए भैया इस बॉडी में, तो ये बात थोड़ी सा बेसलेस लग रही है बात। क्यों? या तो आप 100 कह दो या 101 कह दो, ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ी आएंगे 100.8। तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे इंटीग्रल नंबर्स में ट्रांसफर होते हैं, कोई नॉर्मल सी बात है। भैया जब इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता 1.6 10⁻⁻19 कूलम, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए या गए इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? नेट चार्ज। इसी को क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन पर बेस्ड देखो न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। टाइप 1, पहला टाइप ये आता है कि आपसे बोल देगा कि एक बॉडी, एक मान लीजिए कोई मेटल प्लेट है, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बोल देगा 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तो बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता वो, क्या किसी बॉडी पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है? तो क्या ये बात पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है कि कोई एक बॉडी के पास 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए ये दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्वांटाइजेशन से। कैसे सॉल्व करेंगे हम? हमें क्यू निकालना भैया। एन कितने हैं? एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना दिया? 10⁻25। ई कितना होता? 1.6 10⁻⁻19। -19 प्लस के 25 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 6, 1.6। चार्ज की यूनिट क्या होती है? सबको पता होगी, कूलम। ये निकल आएगा। दूसरा कह रहा क्या किसी भी मटेरियल के पास 6 माइक्रोकूलम का चार्ज हो सकता है? तो लिखते हैं, बोले हम पहले मान के चलेंगे कि यस, लेट कर लेंगे, लेट बॉडी में हैव 6 माइक्रोकूलम चार्ज। मान लिया आपने कि बॉडी के पास शायद हो सकता है, अभी मान लिया, ठीक है। तो भैया ये क्यू की वैल्यू हो गई 6 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप तोड़ेंगे क्या? 10⁻⁻⁻6 में,
एन कितना है नहीं पता, ई कितना है, ये क्या करेंगे अब हम, एन निकालना है। देखो भैया एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई, इसी फॉर्मूले से। तो क्यू कितना है हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर -6, ई कितना है 1.6 10 टू द पावर -19। क्योंकि देखो यहां से पॉइंट हटाओ, यहां 60 कर दो, -6 ऊपर जाएगा प्लस का 19, ये हो जाएगा 10 की पावर 13। कट कर लो 4 से, इसको और कट कर लो भैया, 3.75। इतने क्या है ये एन की वैल्यू आई, एन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपको लगे ये तो पॉइंट में है भैया, पॉसिबल नहीं है। अरे इसका 2 जीरो ले लो यार उधार, 10 टू द पावर 13 है तो क्या करो इसके 2 जीरो उधार ले लो, तो 375। अब बताओ कहां लगा इसमें पॉइंट, इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यदि एन की, इसमें क्या करेंगे इस कॉन्सेप्ट में, यदि एन हमारा इंटीग्रल आया भैया, इंटीग्रल तो जानते हैं ना आप कैसे, 1 2 3 4 पॉइंट में ना आए, रूट में ना आए, अपॉन में ना आए। यदि एन की वैल्यू इंटीग्रल आई, इसका मतलब पॉसिबल है। यदि एन की वैल्यू हमारी इंटीग्रल नहीं आई, एन की वैल्यू हमारी इंटीग्रल नहीं आएगी तो पॉसिबल नहीं है, सीधी बात ये याद रखना आप, ये केस बनता है। अब क्वांटाइजेशन से आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज में 1.4 में एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, 1.4 क्वेश्चन के बी वाले में क्या पूछा गया, जो क्वांटाइजेशन होता है वो वैलिड होता है हर जगह। हमने माना हाँ, आप हर जगह क्वांटाइजेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। लेकिन उसमें यह पूछा जाता है कि जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज होती हैं, तो ना जो छोटे छोटे चार्ज का ट्रांसफर होता है, तो वहां पर तो आप क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए क्वांटाइजेशन को इग्नोर कैसे किया जा सकता है, क्या आता है क्वेश्चन, ये आता है फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज quantization of charge, quantization of charge can be ignored. Why? मैक्रोस्कोपिक बॉडी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर किया जा सकता है, क्यों, कैसे बताएंगे। देखिए भैया जो बड़ी बॉडीज होती हैं, बड़ी बॉडीज में चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो ऐसे ट्रांसफर होता है 8 कूलाम चार्ज, ऐसे ट्रांसफर होता है 8 कूलाम चार्ज, 10 कूलाम चार्ज, 20 कूलाम चार्ज। अब देखना भैया 8 कूलाम चार्ज में हम निकालते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 8 कूलाम हमारे चार्ज की वैल्यू हो गई, एन तो पता नहीं है, ई की वैल्यू है 1.6 10 टू द पावर -19। 8 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बता दें, इसको अपॉन में ले आओ, ये पॉइंट हटाएंगे ये 5 हो जाएगा और 10 की पावर ये। अब देख पा रहे भैया कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आप 5 लिखो 5 के पीछे 19 बार जीरो लगाओ, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर कराने में। मतलब कोई बॉडी से 8 कूलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो भैया आप क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, क्वांटाइजेशन आपको ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, क्वांटाइजेशन आपको ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ये कौन बताता है, क्वांटाइजेशन। कौन बताता है ये, क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन क्या बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब भैया कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक वैसे समझ लीजिए आप कि आप ये समझ लीजिए, ये मान लो ये नदी है, ये मान लो कोई वाटर बॉडी से बहुत बड़ी, इस वाटर बॉडीज में हम आपसे कह रहे हैं कि भैया मान लो हमने आपसे यहाँ पर 5000 ड्रॉप्स, मतलब 5000 पानी की बूंदें निकालनी, तो क्या कोई पता चलेगा आपको, कोई फर्क पड़ेगा इस पानी वाटर बॉडीज को, कोई फर्क पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो पानी की वैल्यू तो थोड़ी बहुत घटी होगी, लेकिन इतनी कि नेग्लिजिबल, ठीक है। वैसे यहां समझ लीजिए ये जब बड़ी बड़ी बॉडीज होती है तो उनमें चार्ज सीधा कूलाम्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, 8 कूलाम, 10 कूलाम, 50 कूलाम, 100 कूलाम। तो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैटर नहीं करते कि थोड़ी बहुत कम भी हो गए ज्यादा भी हो गए, तो आप वहां पर क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं।
क्लियर? क्योंकि थोड़ी बहुत आप ऐसे समझ लीजिए कि मतलब आप ये वाटर बॉडीज के एग्जांपल समझिए ना, इतनी बड़ी वाटर बॉडीज से 1000, 10,000, 50,000 बूंद पानी की चली भी जाए, पानी की बूंद आ भी जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देख मतलब हमें वो फर्क समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या एक मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन बता दें इसमें क्वांटाइजेशन पर ही बेस्ड, है ना। जब आपकी बहुत अच्छा लग रहेगा तो एक क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कि 1 कूलाम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसको डायरेक्ट याद भी करना है, और याद ना हो पाए तो निकालते तो बनना चाहिए। तो Q की वैल्यू है 1 कूलाम, N हमको पता करना है, और E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो रख दीजिए बस भैया, Q की जगह 1, N पता नहीं है, और इंटू ये वैल्यू। अब देखना भैया 1 यही रहने दीजिए, 1.6 को यहां माइनस का 19 नीचे ले जाके ऊपर पॉजिटिव नहीं किया करो, डायरेक्ट इसको यही कर दो ऐसे। ये पॉइंट हटाया, अब क्या करेंगे 16 का इसमें डिवाइड करना 10 में, तो एक काम करते सिर्फ 10 उधार ले रहे हैं। तो 100/16 10⁻18 बराबर क्या चल रहा है n, इसको कट करेंगे तो आएगा 6.25। अब आपको भैया ये डाटा डायरेक्ट याद रखना है क्या कि 1 कूलाम चार्ज में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डाटा कई बार पेपर में एज इट इज पूछ लिया जाता है। तो क्वांटाइजेशन से कितने क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, हमने सारे टाइप यहां पर आपको कवर करा दीजिए। अब हम देखते हैं कूलाम्स लॉ पर बेस्ड कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले टाइप समझते हैं क्वेश्चन के हम। सबसे पहले क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। एक टाइप ये बनता है फॉर्मूला बेस्ड, आपको चार्ज दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, और कहेगा फोर्स पता करो। दूसरा इसी फोर्स में प्ले में लाएगा किसको, मीडियम, मीडियम को प्ले में ला सकता हूं। तीसरा आपको एक पूरा का पूरा एक कोई सिमेट्रिक फिगर दे देगा, वो सिमेट्रिक फिगर दे देगा, उसमें जब फोर्स पूछेगा, जैसे वो हो सकता है आपको ट्राइंगल दे दे, रेक्टेंगल दे दे, हेक्सागोन, हेप्टागोन ये सब दे दे, सर्कल दे दे, है ना, ये सब वगैरह दे सकता है वो सिमेट्रिक फिगर। फोर्थ दे सकता है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इससे एक ही बार एक एमसीक्यू आया था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको लगवाते हैं अभी हम ये। और एक पांचवा कॉन्सेप्ट दे सकता है इक्विलिब्रियम वाले केस पर, इक्विलिब्रियम केस। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमारे कूलाम्स लॉ पर लगेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं देखिए, तो कूलाम्स लॉ तो सबको पता होगा कि कोई भी दो चार्ज Q1 और Q2 है, कुछ सेपरेशन R पर है वो, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K पहला चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर K कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। और ये ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। क्लियर? इसकी ε0 की वैल्यू भी डायरेक्ट याद कर लेना 8.85 10⁻⁻12। और इस पूरे को कैलकुलेट करके आप वैल्यू जो रखेंगे वो आएगी 9 × 10⁻9। इतना डाटा आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल की तरफ जाएं। F = K Q1 Q2/R²। ε0 क्या है, एयर की परमिटिविटी। अब मान लीजिए मीडियम चेंज हो गया, एयर की जगह कुछ और आ गया, वहां पर एक और टर्म्स आ जाता है कैपिटल K, 1/4πε0 कैपिटल K। ये स्मॉल K होता है ऊपर वाला, ये जो कैपिटल K होता है ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसने भी ये कूलाम्स लॉ नहीं पढ़ा है या थ्योरेटिकल उसके पास अप्रोच नहीं है, नहीं पकड़ पा रहा है इस कॉन्सेप्ट को, तो हम पहले ही भी आपको बता चुके हैं कि इसी लेक्चर में जो थ्योरी बेस्ड आपके वो लेक्चर डले हैं इसी चैनल पर, तो आप उसको देखें, उसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपको कूलाम्स लॉ कहां से पढ़ना है, फिर आप न्यूमेरिकल सीरीज की तरफ आए तो ही समझ में आएगा, ठीक है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे मेटल के लिए इनफाइनाइट, वाटर के लिए 80, एयर वैक्यूम के लिए 1,
एयर और वैक्यूम के लिए क्या हो जाती है 1। क्लियर? तो मतलब मीडियम को आप बदलोगे तो फोर्स में फर्क पड़ेगा। ऐसे हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट वाले क्वेश्चन। बस एक बात और याद रखिएगा भैया, वेक्टर क्वांटिटी में जो आप चार्ज रखोगे Q1 Q2 भले ही वो नेगेटिव हो, एक बात और नोटिस करिएगा, सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे यहां पर, क्या F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K भैया स्मॉल होना चाहिए, चार्ज विद साइन रखोगे, चार्ज विद साइन रखोगे मतलब नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव, जैसे हम बोलते हैं 5 माइक्रोकूलम और -6 माइक्रोकूलम। चार्ज विद साइन रखोगे तो या डायरेक्शन को मेंशन करोगे, डायरेक्शन को कंसीडर करके चलोगे, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है भैया, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो आप दोनों में से एक ही काम कर सकते हैं। क्या? या तो आप चार्ज विद साइन रख दो, या फिर चार्ज को सिर्फ पॉजिटिव मानो, हर जगह चार्ज को पॉजिटिव मानो, डायरेक्शन को कंसीडर करके चलो कि किस तरफ फोर्स लगेगा। क्लियर? और एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करें हम, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन बोल दिया जाएगा क्या कि भैया 5 माइक्रोकूलम का चार्ज एक 8 माइक्रोकूलम के चार्ज के पास 20 सेंटीमीटर की सेपरेशन में रखा हुआ है। आप हमें नेट फोर्स बताइए क्या होगा जब तक आपसे एयर वो आपके पास मीडियम ना बोला जाए कि कहां रखा है ये, तो आपको एयर और वैक्यूम ही कंसीडर करके चलना है। मीडियम आपको ना दिया जाए तो एयर वैक्यूम मान के चलेंगे। फिर इसमें एक और क्वेश्चन मान लीजिए, इसका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या बोलेगा, नेचर ऑफ फोर्स बताइए, तो नेचर बता देंगे। तीसरा क्या है ना, तीसरा ये बताएगा कि भैया यदि हमारा मीडियम वाटर हो जाए, यदि हमारा मीडियम वाटर हो जाए, मीडियम हमने एयर वैक्यूम से रिप्लेस करके यदि वाटर कर दिया, क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा किसमें, फोर्स में, चेंज इन फोर्स बताओ। ये 3 क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम भैया। देखिए अब ये माइक्रो वगैरह बहुत दिक्कत करने वाले हैं हमें, है ना। तो देखिए माइक्रो, इनको नाम याद रखिएगा आप, कैसे याद, डायरेक्ट आपको पावर हटाना है तो आप ये लाइन याद रखेंगे, क्या डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो और एटो। इसको याद करना बहुत जरूरी है, जिससे इसमें कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं जाएगी यूनिट्स के कन्वर्जन में। देखो डेसी सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो को ऐसे दिखाते हैं, नैनो को एन से दिखाते हैं, नैनो पिको फेमटो और एटो। फेमटो को फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें सबसे ज्यादा काम कौन आएंगे, सिर्फ ये दो, देखो 3 4 ले लो, ये 4 तो याद होनी चाहिए हमें, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारी भैया कैलकुलेशन में, है ना। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें, इसको याद करना ही करना है आपको। तो चलते अपने हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर क्या है, माइक्रो में क्या होता है 10 टू द पावर -6। क्यों, सारी की सारी यूनिट एसआई में ही होनी चाहिए, तब आंसर माना जाता है सही, तभी आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए फोर्स निकालना है कि Q1 क्या है 5, माइक्रो हटाएंगे 10 टू द पावर -6, Q2 8, माइक्रो हटाएंगे 10 टू द पावर -6 अपॉन 20 डिस्टेंस का स्क्वायर, सेंटीमीटर हटाएंगे सेंटी का -2 होता का स्क्वायर। अब F इक्वल K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 5 जा 40, -6 क्या हो जाएगी 10 की पावर -12। नीचे देखिए भैया 20 का स्क्वायर 400 और 10 की पावर -2 में 2 जाएगा तो 10 की पावर -4। अब पहले पावर को तोड़ते हैं, उसके बाद चलते हैं नंबर की तरफ। देखिए पहले इसको एक काम करें, 0 से इसको कट कर दें, ये 40 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा। देखिए भैया पहले पावर खेले हम 9, देखो 9 को रोक लो यहीं, 10 की पावर -12 में 9 चले गए तो 10 की पावर -3 बची, यहाँ -4 और 1 10 की पावर -3 बची, ये कट गया। F की वैल्यू आ गई क्या 9 न्यूटन, F की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन, मतलब फोर्स आ गया 9 न्यूटन। कौन से नेचर का फोर्स रहेगा दूसरा आंसर,
आंसर जो नेचर रहेगा इसका रिपल्सिव नेचर रहेगा। क्यों? लाइक चार्जेस है। कैसा नेचर रहेगा? रिपल्सिव नेचर रहेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस है। अब कह रहा तीसरा भैया वाटर रख दिया जाए तो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब वाटर रख दिया जाए तो वाटर आप रख देंगे तो वॉट, देखिए यही जो फोर्स होगा, फोर्स इन एनी मीडियम बराबर होता है फोर्स फॉर एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, तो हमेशा कहीं भी आपसे गलती नहीं होगी। किसी भी मीडियम का फोर्स जो होता है वो एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय के फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होगा भैया, एयर का फोर्स आया 9 और ये 80, मतलब 80 टाइम्स कम हो जाएगा वो। या फिर ऐसे समझ लो कि 80 को आप यहां ले जाओ, 80 इंटू फोर्स इन वाटर डिवाइडेड बाय फोर्स इन एयर, मतलब एयर मीडियम में लगने वाला फोर्स इन दो चार्जेस के बीच में इसी सेपरेशन में 80 टाइम्स होता है वाटर में लगने वाले फोर्स के। मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कहां लगेगा? एयर और वैक्यूम में, जिसका के जितना कम से कम होगा फोर्स उतना ज्यादा से ज्यादा होगा, क्योंकि के नीचे है डेरिवेशन में, देख सकते हैं आप, जब हम लिखते हैं फोर्स बराबर स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या लगा लेते हैं हम लोग? कैपिटल के। कैपिटल के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नीचे रहता है। ये देखिए, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये पहला टाइप हो गया। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलकुलेशन कितनी भी डिफिकल्ट कर सकता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोच सीखनी है, क्वेश्चन कुछ भी आए। इसके बाद दूसरा चलते हैं, कहां भैया? दूसरा क्या लिखे थे हम? सिमेट्रिक शेप। कोई आपको शेप दे देगा, वो मीडियम को भी हम देखो यहां पर ले आए, कैसे मीडियम सॉल्व करेंगे आप? कोई भी शेप दे देगा, कहेगा नेट फोर्स बताओ कितना होगा। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है क्या? के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज को आपको पॉजिटिव कंसीडर करके ही चलना है, डायरेक्शन आप लेके चले हैं तो ठीक है। तो देखिए भैया, अब हम सब आपको 4-5 क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहां पर एक चार्ज क्यू रखा है, एक चार्ज, दूसरा चार्ज क्यू रखा है, तीसरा चार्ज क्यू रखा है। इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारा कि हमें नेट फोर्स बताइए, पहले क्वेश्चन में नेट फोर्स बताइए ऑन क्यू एट सी। सी पर जो चार्ज रखा है क्यू, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए भैया, यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या यहां पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी वेक्टर, बहुत सारी वेक्टर, जैसे आप यहां पर एक फोर्स लगा रहे थे, ये भी लगाएगा इस पर फोर्स, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, इनका सम नेट फोर्स जो होगा वो इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, जिसको थ्योरी क्लियर नहीं है वो न्यूमेरिकल सीरीज को डायरेक्ट देखेगा, तो मे भी उसको समझ में नहीं आए, बाकी थोड़ा बेसिक सही होगा तो वो इसको कैच कर ले जाएगा, क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते जा रहे हैं। मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगा रहा हूं कि देखा और आंसर लिख दिया, मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, आपको इस पॉइंट सी पर, वर्टेक्स सी पर जो चार्ज क्यू रखा है उस पर फोर्स हमें पता करना है। तो इसको एबीसी को भगाते हैं अभी हम। देखिए, ये क्यू लगाएगा इस पर फोर्स और ये क्यू लगाएगा इस पर फोर्स। तो पहले डायरेक्शन बनाया करिए, सबसे पहला काम डायरेक्शन बनाइए। अब आप सोचेंगे, एक मिनट, अब आप सोचेंगे कि ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो क्या करना है इसमें? एक बात याद रखना, हमें सिर्फ उस चार्ज पर लगने वाले फोर्स से मतलब है, लगने से मतलब है जो जिस पर फोर्स पूछा गया है, उस चार्ज पर फोर्स लगने से मतलब है जिस पर पूछा गया है, और अगल बगल वाले एक दूसरे पर कितना लगाएंगे उससे कोई मतलब नहीं। ये कॉन्सेप्ट आप इसको बढ़िया बॉक्स बना करके रख लीजिएगा, ये काम आएगा, कहीं हर एक क्वेश्चन में काम आएगा लगभग।
क्लियर? ये इस पर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा भैया? के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कितना लगाएगा इस पर? के स्मॉल के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, डिस्टेंस का स्क्वायर। आप सोचेंगे ये इस पर लगाएगा तो वो वाली लाइन याद करना, ये इस पर कितना लगाएगा? लगाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगाएगा, ये भी इस पर लगाएगा। देखो ये इस पर लगा रहा है इस तरफ, ये भी इस पर इस तरफ लगा रहा है, लेकिन हमें इससे मतलब है ना ये कितना नेट फोर्स फील कर रहा, उससे मतलब है हमें। तो देखिए भैया अब इनका नेट निकालना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको एफ मान लो, इसको भी एफ मान लो, क्योंकि दोनों एक से हैं। अब इस एफ और इस एफ का हमको नेट निकालना है। तो दो वेक्टर के नेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60, ये 60 और ये 60। क्लियर? तो क्या करेंगे हम ये 60 तो ये भी 60, कैसे? वर्टिकली अपोजिट। आर मतलब नेट फोर्स, तो हम लिखते हैं एफ नेट बराबर पहला वेक्टर एफ, एफ लिखेंगे इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखना, का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर एफ का स्क्वायर 2, पहला वेक्टर एफ, दूसरा वेक्टर एफ cos 60। ठीक है क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, क्या हो जाएगा? 3f स्क्वायर। 3f स्क्वायर क्या बन के बाहर आएगा? f रूट 3। अब f क्या था हमारा? f क्या था? ये के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो रख दो। हमारा जो नेट निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू रूट 3, एल स्क्वायर इंटू रूट 3 और न्यूटन। ये हमारा फोर्स होगा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी ये हो जाएगी, दो वेक्टर का नेट हमेशा बीचों बीच से जाता है, ये हो जाएगा एफ नेट। ये हमारा एफ नेट होगा इस तरफ, और वो इसकी वो हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये इसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा भैया, क्या? एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, दो वेक्टर्स का नेट एग्जैक्ट बीच से, यानी बिल्कुल बीचों बीच से, मतलब 30 और 30 ऐसा एग्जैक्ट बीच से तभी जाएगा जब दोनों बराबर हो। जब दोनों बराबर हो, जब दोनों बराबर हो तभी उनके बीच का जो नेट जाएगा बिल्कुल बीचों बीच से जाएगा। लेकिन अलग अलग के केस में, मतलब ये बड़ा होता है ये छोटा होता, लेकिन अलग अलग के केस में, अलग अलग के केस में एफ नेट, या हम ये जरूरी कि फोर्स ही आए हर जगह, कुछ और नेट पूछेगा, नेट वेक्टर कम वाले की तरफ झुक जाता है, कम वाले की तरफ झुक जाता है, कम वाले की तरफ झुक जाता है। ये क्लियर हुआ? अब मान लो यहां ये एफ होता, 2f होता, ये f होता, ये इस तरफ थोड़ा झुक जाता, एफ नेट प्लस ज्यादा इस तरफ हो जाएगा, कम वाले की तरफ। लेकिन बराबर होंगे तो 90% क्वेश्चंस में आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने आपको क्या बता दिया, एक इक्वेटर ट्राइंगल में चार्ज रखे हैं तो कितना फोर्स लगाएगा इस वाले चार्ज पर, बाकी के दो चार्ज। अब इस पर बेस्ड आप और भी कई सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप उनको लगा सकते हैं, या एक काम करेंगे, जो भी प्रैक्टिस शीट है उसका पीडीएफ आपको उन्होंने बताया ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मान लीजिए स्क्वायर आ जाए, स्क्वायर पूछ रहे है ना, जैसे स्क्वायर में क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर में बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ये लगाएगा, ये इस पर लगाएगा और ये इस पर ऐसे लगाएगा, तो इन तीनों का नेट निकालना होगा हमें। थोड़ा सा भैया आपको वेक्टर के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, वेक्टर नहीं बनेगा तो आप इसको जल्दी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा वेक्टर को सीख के, है ना, जिससे वेक्टर ना आता हो
तो आपको इसी चैनल पर वेक्टर का वन शॉट कुछ ही देर में मिल जाएगा, उसको देखिएगा, या कहीं से भी वेक्टर को देख करके आप इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन को तभी टैकल कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ जाएगा क्यू 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 क्यू, यहां जरूरी नहीं कि क्यू टू क्यू कर सकता हूं, है ना, एल 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 एल, ये सब साइड हो गई। भैया ये किस पर कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये कितना लगाएगा, के क्यू 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 स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये कितना लगाएगा, के क्यू क्यू, और ये क्या कहलाता है, डायगोनल। भैया डायगोनल ऑफ स्क्वायर याद रखना, डायरेक्ट आप डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड रूट टू, तो यहां क्या हो जाएगा, एल रूट टू, तो क्या हो जाएगा, एल रूट टू का स्क्वायर, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एल स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों फोर्स निकल आएंगे, तो पहले इन दोनों का नेट निकालेंगे, यहां इन दोनों का नेट निकालेंगे यहां, और फिर वो वाला नेट और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो जुड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों का नेट जो आएगा वो नेट और ये तीनों ऐड हो जाएंगे दोनों, तो इसका जो आंसर आएगा, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, आप इसको देख लीजिएगा, है ना, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता कई बार। मतलब सेफ कुछ भी हो, क्या करना, हमें नेट फोर्स की तरफ भागना है बस। अब इसके बाद देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या, एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या है वो हमारा कॉन्सेप्ट, ये एमसीक्यू वगैरह में काम आएगा, पर इसके कुछ हम क्वेश्चन भी लगवाते हैं। क्या, फॉर एनी क्लोज्ड बॉडी, फॉर एनी क्लोज्ड बॉडी, या उसी को लूप बोल देते हैं, नेट फोर्स ऑन द नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी जीरो, विल बी जीरो, लेकिन कब, इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज भैया एक से डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, या तो वर्टेक्स वाइज हो या पूरे में फैले हो, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा भैया, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कोई भी क्लोज्ड बॉडी से, कोई भी क्लोज बॉडी के सेंटर में हमेशा नेट फोर्स जीरो आएगा, मतलब इसका आप देखिए, अब इसके क्वेश्चन देखिए भर भर के, जैसे ये कोई क्लोज बॉडी आपने देखी, आपने देखा क्यू क्यू क्यू, हमने इसके सेंट्रॉइड में पूछा कितना फोर्स होगा, बिना सॉल्व करे आप जीरो बता दो। हमने सर्कल में आपको चार्ज ऐसे भर दिए, पॉजिटिव चार्ज पूरे में, ऐसे ही मान लो सर्कल है, हमने कहा यहाँ पर फोर्स कितना होगा, जीरो बता दो। हमने आपको यहाँ स्क्वायर दे दिया, ऐसे रेक्टेंगल दे दिया, मान लीजिए क्यू क्यू, कोई भी शेप उससे मतलब नहीं है, जीरो। एक बात सुनिए भैया, आपने क्या बोला, कोई भी शेप उससे मतलब नहीं है, देखिए अब मतलब है भैया, कैसे, देखिए पहली बात तो इसका सेंटर स्पेसिफिक नहीं है, तो शेप से मतलब है, तो फॉर एनी सिमेट्रिक क्लोज बॉडी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, फॉर एनी सिमेट्रिक क्लोज बॉडी या लूप, नेट फोर्स एट द सेंटर विल बी जीरो इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। एक सिमेट्रिक क्लोज बॉडी के सेंटर पर फोर्स हमेशा जीरो होता है, आप बिना सॉल्व करे डायरेक्ट लिख के चले आना तो भी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एमसीक्यू के केस में, लेकिन यही क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करके भैया दिखाना पड़ेगा। अब कैसे जीरो होता है हमने कैसे बोल दिया, तो इसको हम आपको एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन करते हैं, वो भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। बाकी आपके पास जितनी भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है सबकी आपको पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने ही वाली है, तो आप घर में लगाइएगा, जो भी डाउट हो तो आप डाउट बताइएगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर टाइप या नंबर ऑफ वेराइटीज जो है उनको कवर कर रहे हैं ना, फालतू एक ही क्वेश्चन एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन लगा करके कुछ नहीं होगा, सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ेगा लेक्चर का और कुछ नहीं, और आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बनेगा तो आपसे वैसे भी नहीं, है ना। चलिए देखिए, अब जैसे हमने बोला कि ये कोई सिमेट्रिक क्लोज बॉडी है, तो सिमेट्रिक मतलब आपने ले लिया भैया स्क्वायर, स्क्वायर की साइड मान लीजिए हमने एक्स मान ली, स्क्वायर की साइड एक्स है, और ये सेंटर पर आप हमें फोर्स बताइए जब यहां पर चार्ज क्यू 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 और क्यू रखें। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम का है हमारे, समझिएगा बात। तो देखिए हम निकालते हैं भैया, पहली बात तो हम इस चार्ज से यहां पर फोर्स पता करेंगे, और यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू नेट क्यू नॉट, तो हम यहां पर देखा ना, हम ये बता दिया कि ओ पर जो चार्ज है, सेंटर पर जो चार्ज है वो क्या है, क्यू नॉट। देखिए तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, लगाएगा कि नहीं, रिपल्सिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये लगाएगा इस पर नीचे की तरफ,
रिपल्सिव रिपल्सिव, ये लगाएगा इस पे नीचे की तरफ और ये लगाएगा इस पे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा कि नहीं। तो आप वैसे भी समझ पा रहे होंगे, यदि फिजिक्स के हिसाब से नॉर्मली भी सोचिए, हम ये खड़े, कोई हमें यहां से धक्का दे रहा, कोई वहां से जस्ट उल्टा दे रहा, यहां से कोई धक्का दे रहा, कोई यहां से दे रहा, हम कहां जाएंगे, कहीं नहीं, नेट फोर्स जीरो। कैसे होगा वो हमें थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। देखिए पहले इसका इस पर फोर्स निकालते हैं, तो इसका कुछ नाम दे दें भैया, है ना, या एक काम करते हैं, इसको 1 बोल दें, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो देखिए भैया पहले F1 निकालते, क्या, K पहला चार्ज, Q दूसरा चार्ज, यहाँ Q0 रखा है, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो ये पूरी x है, वो x√2 बताया ना हमने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड √2, और साइड √2 ये हो गया डायगोनल, उसका भी आधा लेना है हमको, तो क्या हो जाएगा, x√2, 2 को आप लिखेंगे √2 इंटू √2, ये कट जाएगा तो आएगा xy√2, तो साइड क्या आ गई हमारी लेंथ भैया, ये का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x² अपॉन 2, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2k Q0 अपॉन x²। ये कौन सा फोर्स आया जो इसने इस पर लगाया, अब ये इस पर लगाएगा, कितना लगाएगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, इतना ही लगाएगा। F2 कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा। F1 कितना, F4 कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 1 लगा रहा ऊपर की तरफ, वो 3 जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहा नीचे की तरफ, और उतना ही फोर्स, ये इसको कैंसिल करेगा, ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा भैया, 0। क्लियर हुआ। अभी इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे लगवा चुके हैं, जो भी लेक्चर आप देखेंगे वहां पर ऐसे क्वेश्चन लगवा चुके हैं। तब भी एक और 2 क्वेश्चन बताते कैसे, देखिए एक हमें यहां पर बताना इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एग्जांपल में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। देखिए अब ऐसे काम आ जाता है, जैसे इसी स्क्वायर में आपसे बोल दे Q 2Q Q और Q, और यहां पर कह दे बताओ नेट फोर्स कितना होगा, जबकि यहां पर Q0 है चार्ज। क्या करेंगे भैया, इसी डायग्राम को जरा सा मॉडिफाई करके सोचो ना, कैसे, Q 2Q को लिख दो Q और Q, और नेट फोर्स O पर निकालना है जहां पर Q0। भैया इतने के कारण देखो Q एक से चार्ज बटे हुए सिमेट्रिक शेप है, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन अभी भी बचा है एक चार्ज, कौन सा, एक चार्ज हमारा बचा है, यहाँ Q0 और यहाँ एक Q बच गया। कितनी हल्की कर दी उसने कैलकुलेशन, बाकी की 4 चार्ज प्ले में लानी नहीं है हमको, सिर्फ ये Q बचा, इस Q0 पर फोर्स लगेगा, किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। कितना आएगा आंसर, अभी निकाल के आए हम, K Q0 2 अपॉन x², ऐसी कुछ आया तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो ये कैलकुलेशन हल्की हो जाती है हमारी। मान लीजिए यहाँ पर -2Q करता है, तो क्या करते हैं हम, -2Q को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, +Q -3Q। तो क्या करते हैं, आप यहाँ पर +Q देते भैया और यहाँ -3Q देते, तो कहानी क्या होती है, इसके कारण 0। अब ये फोर्स कैसा बचता, -3Q के कारण निकालते, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करता, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। तो आपने डायरेक्शन ले ली ना, जब डायरेक्शन ले ली, देखो ये 2 का कैसे आया था, वो डिस्टेंस का 2 है, वो हमने इसको x ही बोला, साइड को पहला चार्ज, दूसरा चार्ज 3Q। अब आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं लिया, तो हमने कहा था ना, या तो डायरेक्शन या तो साइन, एक ही ऑप्शन है। तो आंसर 6K Q0 इंटू Q अपॉन x² न्यूटन, ऐसे आ जाएगा। तो समझ गए ना कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, कूलाम वाले फोर्स वाले चार्ज क्वेश्चन को, ठीक है। और भी कितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं भैया। अब आप इस क्वेश्चन को घर में सॉल्व करिएगा, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, इसको घर, है ना। कई बार वो क्या करेगा, एक पार्ट गायब कर देगा, कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को घर में सॉल्व कीजिएगा। कौन सा क्वेश्चन, देखिए हमने बोला ये पॉजिटिव चार्ज से मतलब यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, ऐसे। तो यहां पर नेट फोर्स बताओ, आपको लगेगा हाँ ये पूछ रहे हैं, 0 हो जाएगा। लेकिन हमने इतनी रिंग भैया उड़ा दी, ठीक है भैया, ये DL लेंथ की रिंग हमने क्या कर दी, उड़ा दी, खत्म कर दी। मतलब वहां पर रिंग ही नहीं है, तो चार्ज का तो सवाल ही नहीं उठता। और रिंग की जो रेडियस है वो R है और सेंटर O है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है,
Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप हम नेट फोर्स एट द सेंटर आप हमें बता के लाएंगे कितना आएगा, कितना आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट जरूर करना आंसर कितना आएगा, ठीक है। लेकिन जीरो नहीं आएगा इस बार। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां से फोर्स लगेगा तो इसको कौन बैलेंस करेगा? अभी तक क्या देखिए, यहाँ वाले चार्ज का फोर्स ये बैलेंस कर देगा, यहाँ वाले को ये बैलेंस कर देगा, यहाँ वाले को ये बैलेंस कर देगा, लेकिन ये देखो ये लगाएगा, ये कौन बैलेंस करेगा? कुछ ना कुछ तो फोर्स आएगा। क्लियर? कितना आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो अब चलते हैं कहां, हम इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन की तरफ, जो हम बार बार बोल रहे हैं। और जो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वाले, उनको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे अब, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक दो हम बता देंगे यहाँ पर, लेकिन जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कुछ क्वेश्चन हम लगवा देंगे जिससे लेक्चर हमारा लेंदी ना जा पाए। देखिए अब ये भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझिएगा बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड भैया हम यहां लिख नहीं रहे डायग्राम में, ईच साइड क्या है एल। क्वेश्चन ये है कि एक चार्ज रखा है इसके सेंट्रॉइड पर, चार्ज क्यू नॉट रखा है इसके सेंट्रॉइड पर। सेंट्रॉइड तो जानते हो ना आप लोग, बताते हैं सेंट्रॉइड के बारे में भी। सेंट्रॉइड पर तो आपको नेट फोर्स बताना है कितना होगा। सेंट्रॉइड एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर होता है भैया। यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, तो यहां पर नेट फोर्स निकालना है, वो आपको पता है जीरो ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो निकालना है। लेकिन देखने में जीरो नहीं लग रहा आपको, देखो ना ध्यान से भैया, ये इस पर लगाएगा इस तरफ, ये इस पर लगाएगा इस तरफ, और ये लगाएगा इस पर इस तरफ, तो लग रहा होगा देखो ऐसा कुछ शेप बन रहा होगा, देखना ये वाला फोर्स जाएगा इस तरफ यूं, और ये बात देखिए यहां पर क्या रखा, क्यू 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 और यहां क्यू नॉट, ये क्यू लगाएगा इसमें इस तरफ, और ये क्यू लगाएगा इसमें नीचे की तरफ। देखो कोई भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे, लेकिन यही तो ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि कैसे बैलेंस हो गए और कैसे इसका आंसर जीरो आएगा। जीरो तो आप लगा देंगे एमसीक्यू में, क्यों? नेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लोज्ड शेप है, सिमेट्रिक शेप है, आंसर जीरो आएगा सेंटर का। लेकिन कैसे आएगा वो बताना हमको। तो देखिए भैया थोड़ा सा आप सेंट्रॉइड के बारे में जानिए। सेंट्रॉइड कहां क्या होता है? जहां पर ऑल द मीडियंस होते हैं भैया, वो कंकरेंट कर जाते हैं या मीटअप कर जाते हैं। यहां पर तीनों मीडियंस भैया मिलते हैं, वो क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। अब इक्विलेटरल के केस में वही सेंट्रॉइड होता है, वो वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एंगल। देखो मीडियन दोनों काम करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करता है, साइड को भी दो पार्ट में बांटेगा क्योंकि मीडियन है, और ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है, जहां से आएगा उन एंगल को भी दो पार्ट में बांट के आएगा। सिर्फ इक्विलेटरल के केस में होता है ऐसा, और आइसोस्केल्स में हर जगह नहीं होता है, जो मीडियन अलग है वो अलग है वो अलग। देखो भैया साइड एल बोले हम, ये वाली साइड क्या होगी? L/2 L/2। हमें क्या करना है? हमें इस चार्ज से इस चार्ज पर फोर्स निकालना है, तो पूरा फोकस है हमारा इस डिस्टेंस को पता करने में। पता तो है यहाँ चार्ज क्यों नॉट रखा, लेकिन BO नहीं पता, CO नहीं पता, AO नहीं पता, तीनों बराबर होंगे लेकिन एक तो पता चले। तो देखो भैया ये एंगल 30 है, 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30। क्यों? हमने बोला ना ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। क्लियर? ये L है, ये आपकी साइड क्या है? L/2, और ये क्या है? L। हम क्या करें? इन दोनों की हेल्प से ये पता कर लें। तो देखो भैया ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, और ये 90 डिग्री के साथ गिर रहा, तो ये हाइपोटेनस है। क्या पता करना? बेस, बेस पता करना। भैया बेस यानी कि इसका नाम दे दें हम AD, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि L बराबर होता है cos 30। AD कितना है नहीं पता L cos 30 कितना होता है भैया? √3/2, यानी क्या आ गया भैया? √3/2 L AD। लेकिन क्या हमें AD चाहिए? नहीं, हमको चाहिए AO। तो देखना भैया ध्यान से, जो मीडियन वो होता है सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा यहां पर फिलहाल, बेसिक है भैया। ये क्या? सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता, मतलब ये दो पार्ट और ये एक पार्ट। अब आपको यहां तो दिख रहा होगा कि ये बड़ा है, ये दो पार्ट, ये एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये एक पार्ट, मतलब 2 और 1 3 पार्ट। 3 पार्ट की वैल्यू कितनी है भैया? हमें 2 पार्ट की निकालनी वैल्यू। 3 पार्ट की वैल्यू टोटल AD है। AD कितना है?
√3/2 इंटू एल, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? √3/2 इंटू 2 और ये 3 एल। तो हमें क्या निकालना है? 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? √3 इंटू 2 और 2 3 और एल। क्लियर? तो देखो भैया ये 2 से 2 कैंसिल। अब एक √3 के पास, ये 3 के पास 2 रूट होते हैं, मतलब आ गया हमारा l/√3। 2 पार्ट की वैल्यू l/√3 आ गई। यही हमारा AO है। AO के लिए पूरा फोकस किया हमने। AO ही ने, मतलब देखो भैया मीडियन ने ही इस क्वेश्चन को अच्छा बनाया है। ये नोट कर लीजिएगा सब आप, है ना। अब बस कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना, फॉर्मूले लगाने बस। देखिए अब ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा? के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, डिस्टेंस l/√3 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा और ऊपर चला जाएगा, तो 3K QQ0/L²। ये वाला फोर्स ऐसे ही इतना यही आएगा। देखो FB भी इतना आएगा। क्यों? चार्ज सेम दोनों जगह के, यहाँ Q0 यहाँ Q, डिस्टेंस बिल्कुल सेम, ये थोड़ी बदल जाएगा। तो 3K QQ0/L²। FC कितना आएगा? इतना ही, 3K QQ0/L²। हमने क्या किया, इन तीनों फोर्स को थोड़ी देर के लिए F बोल दिया। F का मतलब F नेट नहीं, F बोल दिया। एक मिनट हम स्लाइड चेक कर लें, दिख रहा है यहाँ पर कि नहीं। चलिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, तो F F F इन तीनों को हमने F बोल दिया। चलिए अब देखें, अब हमें इनका नेट निकालना, तो हमें पूरे डायग्राम से कुछ मतलब नहीं है, हमें फोकस करना है इतने को। तो देखो भैया ये आपका क्या है 30, ये 90, 90 30 क्या हो गया 120, तो ये हो जाएगा 60, ये 60 तो यहाँ 60, ऐसे यहाँ 60 तो यहाँ 60। तो पहले हम क्या करें, FB और FC का नेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? FBC, BC का नेट हम पहले निकालना है, तो B यहाँ जा रहा है, C यहाँ, तो इसका नेट ऊपर जाएगा। और फिर A वाला देखो, जो FA जा रहा है वो नीचे जा रहा है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनको माइनस कर देंगे। FBC निकालना है हम कहां से, जो पीछे क्वेश्चन कराया था, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो पहला फोर्स यानी FB, दूसरा फोर्स यानी FC, 2 FB FC cos, दोनों के बीच का एंगल 120। FB को हमने कैलकुलेशन हल्की करने के लिए इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखना हमको, हमने F बोल दिया। F² 2 F cos 120 होता माइनस का 1/2, ये 2 से 2 कट गया। ये देखिए भैया F² और यहां बच्चा F² माइनस का, बचा कि नहीं? एक F² तो खत्म, F² F बन के निकल के आ गया। मतलब FBC क्या आया, नेट F ही आया हमारा। मतलब F कहां लग रहा भैया, F की वैल्यू कितनी है, सीधा सीधा बोला जाए तो यही तो है 3K QQ0/L²। कहां? ऊपर की तरफ, ये लग रहा ऊपर की तरफ, ये FBC ऊपर है और FA कहां लग रहा, नीचे की तरफ। और कितना लग रहा, इतना ही। तो भैया आप देख पा रहे हैं आप कि एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक इक्वल वेक्टर उतना ही नीचे की तरफ है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो मतलब यहां से क्या निकल करके आएगा कि FBC और FA का जो नेट आएगा वो क्या आएगा, 0। ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं? एक सिमेट्रिक शेप में ये भैया क्वेश्चन मान लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हो सकता है इस साल आ ही जाए ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आएगा तो 3 मार्क्स में आएगा और एक आध क्वेश्चन और ऐड कर देंगे तो 5 मार्क्स में आएगा। पता है हमको 0, लेकिन डायरेक्ट 0 जो लेके आएंगे उनको मार्किंग, उनके ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर मिलेगा बस। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक शेप में कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद जो हम मतलब लेक्चर को काफी लेंथी नहीं करना हमें, इसके बाद जो इक्विलिब्रियम वाला केस है उसका एक अलग से न्यूमेरिकल सीरीज हम उसमें न्यूमेरिकल के लेक्चर सेकंड में, वहां पर इक्विलिब्रियम मतलब कैसे, उसमें ये पूछा जाता है कि मान लीजिए 2 चार्ज है आपके पास, Q1 की कुछ वैल्यू देगा, Q2 की कुछ वैल्यू देगा, बोलेगा बताओ तीसरे चार्ज को उठा करके कहां रख दें कि वो कुछ भी फोर्स फील ना करे, है ना। तो उनको हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे। तो हमने यहाँ पर आपको कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड, हाँ एक ग्राफ वाला क्वेश्चन जरूर करा दें, उसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लीजिए बस। चलिए बस समझिएगा भैया, कूलम्ब्स लॉ में ग्राफ का खेल समझिएगा थोड़ा सा।
एक मिनट पानी पी लें थोड़ा सा। चलिए देखिए कूलाम्ब्स लॉ पर ग्राफ बेस्ड, ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझिए। कूलाम्ब्स लॉ में जब आप कूलाम्ब्स लॉ को लिखते हैं तो आता है K(Q1Q2)/r²। आप क्या कीजिए, देखिए F K(Q1Q2) को अलग कर दीजिए और 1/r² को अलग कर दीजिए। ठीक है, K कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, तो इसको आप कांस्टेंट मान के चलिए। ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए आप x पढ़ लीजिए। हम इसको x एक्सिस से दिखाएंगे, इसको y से दिखाएंगे, तो आपका ग्राफ कैसा दिखेगा? आपका ग्राफ दिखेगा ऐसे। ये 1/r² हमारा x एक्सिस से दिखा रहे हैं हम, और फोर्स को कहां से दिखा रहे हैं? y एक्सिस से दिखा रहे हैं। तो यदि हम यहां पर लिखें कुछ, तो देखिए इसको यदि हम y लिख दें, कुछ वैल्यू होगी इसकी y एक्सिस पर, मान लो कितना फोर्स लग रहा है, और इसको x लिख दें। यहां पर ये जो है, ये आपके सामने जो वैल्यू है वो किसको कंपेयर कर रही है भैया? y बराबर mx को हम क्या कर पा रहे हैं? y बराबर mx क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ये। मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसा जाएगा, ये हमारा ग्राफ जाएगा। तो यहां पर आप ये बताइए, ये m क्या होता है? m होता है स्लोप। m होता है स्लोप, और स्लोप को दिखाते हैं tan थीटा से। तो कई बार वो क्या करेगा, यहां का आपको थीटा दे देगा, लेकिन होता नहीं ऐसा, लेकिन कहो दे दे और अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मतलब स्लोप ज्यादा, इसका मतलब K(Q1Q2) ज्यादा, और K(Q1Q2) ज्यादा, इसका मतलब फोर्स ज्यादा। मतलब m ज्यादा, स्लोप मतलब ये दिखने से पता चल जाएगा कि ज्यादा किसका है, स्लोप ज्यादा, तो K(Q1Q2) की वैल्यू ज्यादा और इनकी वैल्यू ज्यादा, तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब स्लोप मैक्सिमम जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, तो फोर्स मैक्स टू मैक्स हो जाएगा। स्लोप कम तो फोर्स कम। अब यहां से एक क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे बोल देगा कि हमने 3 अलग अलग सिस्टम के चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स का ग्राफ बनाया, तो बताइए इसमें से किसका फोर्स ज्यादा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा है भैया? ये स्लोप मतलब ढलान, किसका? थीटा ज्यादा, तो ये ज्यादा है। उसके बाद सेकंड रैंक किसकी आएगी? थर्ड रैंक किसकी आएगी? ज्यादा फोर्स एक मिनट सॉरी, ज्यादा स्लोप ज्यादा फोर्स, कम स्लोप कम फोर्स। लेकिन कई बार आप क्या देखेंगे, एक सीबीएसई के आपके पीवाईक्यू में है, एमसीक्यू में क्वेश्चन, कई बार ऐसे भी आएगा और एक ग्राफ ऐसे भी आएगा। ये क्वेश्चन ही बता दें हम क्या था वो क्वेश्चन। उसमें ये था कि 3 चार्जेस थे Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3, जिसमें से Q2 जो था वो दिया था कि पॉजिटिव है और लीस्ट है, न्यूमेरिकली वो लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा भी है और पॉजिटिव चार्ज, ये बता दिया। अब कहेगा बताओ Q1 और Q2 का आप मैग्नीट्यूड बताओ कि ज्यादा होगा कि कम होगा, और नेचर भी बताओ, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। और उसने दिखाया था Q1 Q2 यहां लिखा था और Q2 Q3 यहां लिखा था। तो आप देख पा रहे होंगे स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप इस वाले का ज्यादा लग रहा है ना, और इसका थोड़ा कम लग रहा है एंगल वाइज देखा जाए तो। अब पहली बात आप ये समझिए, नीचे फोर्स है तो मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव फोर्स का मतलब सीधा सीधा ग्राफ यदि नीचे की तरफ बना है इसका मतलब अट्रैक्टिव, याद रखिएगा। नेगेटिव फोर्स मतलब माइनस का फोर्स आया, इसका मतलब एक चार्ज प्लस एक माइनस है, तब तो फोर्स माइनस में आया होगा, इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर है। यदि फोर्स ऊपर है तो पॉजिटिव फोर्स होगा, पॉजिटिव फोर्स होगा तो रिपल्सिव। कैसा होगा? रिपल्सिव। तो पहली बात तो Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लगा होगा वो कैसा है, ये लिख लीजिएगा, है ना। Q1 Q2 के बीच में जो भी फोर्स लगा होगा वो कैसा है? रिपल्सिव। जब Q2 पॉजिटिव है तो Q1 को क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव भैया, रिपल्सिव बनने के लिए। Q3 क्या है? Q3 और Q2 के बीच में कैसा लगा? अट्रैक्टिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनना पड़ा, तो साइन तो क्लियर हो गए, नेचर। अब बारी आती मैग्नीट्यूड की। स्लोप नीचे वाले का ज्यादा, हमने कहा ना, तो स्लोप है वो Q2 Q3 वाले का ज्यादा है, किससे? किससे भैया? Q1 Q2 वाले से। तो स्लोप ज्यादा मतलब ये थीटा ज्यादा है, ये थोड़ा कम है।
तो क्या करेंगे भैया, स्लोप क्या होता, के Q2 Q3, ज्यादा कहलाया किससे, के Q1 Q2। अब थोड़ा सा वैल्यू में मॉड लगा दिया करो जिससे साइन का कोई रिस्क ना हो, क्योंकि साइन हमारा यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, नेचर बता रहा है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, मैथ वाला साइन नहीं है वो। तो देखिए भैया ध्यान से, के की कहानी खत्म, दोनों बराबर है, Q2 दोनों में है, क्या करना है इनको, यहां से क्या निकल के आया, Q3 का मॉड ज्यादा है Q1 के मॉड से, मतलब Q3 ज्यादा है Q1 से। तो भैया Q2 सबसे छोटा, Q3 ज्यादा है Q1 से, इसका मतलब Q1 बीच में आया होगा। ये रैंक आपको क्या मिल गई, Q3 बड़ा है, उससे छोटा Q1 है और सबसे छोटा Q2 है, क्वेश्चन में दिया गया था। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ देखेंगे, ऊपर बना तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव, नीचे बना तो नेगेटिव फोर्स मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, फिर कोई एक चार्ज आप इन दोनों में कॉमन देगा वो आपको, तो फिर आप क्या करो, स्लोप को देखो, जिसका स्लोप ज्यादा है, कई बार थीटा लिख देता है वो, इमेजिनेशन नहीं लगाने देगा वो, यहाँ पर थीटा लिख देता है या बता देता है स्लोप ज्यादा है, या फिर इतना रहेगा कि आपको दिखेगा कि ज्यादा कौन सा है, ज्यादा स्लोप तो के Q1 Q2 की वैल्यू उनकी ज्यादा, जो कॉमन चार्ज होगा वो कट जाएगा, के कट जाएगा, यहां से आपको दूर उन बाकी दो बचे हुए चार्ज में जो दोनों में कॉमन नहीं है उनमें रिलेशन मिल जाएगा, कौन बड़ा है कौन ज्यादा है। नेचर आपको फोर्स का ग्राफ ऊपर और नीचे देख करके कर देना है। एक इसके बीच का ग्राफ है भैया F वर्सेस 1/r² के बीच का ग्राफ, क्लियर हुआ कि नहीं। तो इससे एमसीक्यू भी आ सकता है और ठीक ठाक 2 नंबर का या 3 नंबर का या केस बेस्ड जो भी है क्वेश्चन ही बन सकता है। तो यहां पर हमारा ये रहा न्यूमेरिकल सीरीज का, आज हमने लेक्चर फर्स्ट आपको करा दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बेस्ड क्वेश्चन और इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।